नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका हमारे इस फाइन आर्ट्स स्टडी की क्लास में। जी हाँ दोस्तों, हमने आज से फाइन आर्ट्स की स्टडी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिनका फ़ायदा होगा फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स को और उन लोगों को जो नेट का एग्ज़ाम या किसी और तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ आएंगी जिनका आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बड़ौदा समूह या फिर बड़ौदा नैरेटिव्स। इस समूह में स्टूडेंट्स, टीचर्स और फाइन आर्ट्स फैकल्टीज के कुछ मेंबर थे, जिन्होंने मिलकर लोक कला को और समकालीन कला को आगे लाने का प्रयत्न किया है। बड़ौदा समूह महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में बड़ौदा में ललित कला संकाय से जुड़े कलाकारों को पेश करता है। अब ललित कला संकाय का मतलब है द फैकल्टीज ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसे अब भारत के गुजरात राज्य में वडोदरा के नाम से जाना जाता है। एक प्रायोगिक कला विद्यालय, यानी कि इस विद्यालय में या इस यूनिवर्सिटी में कला को लेकर या पेंटिंग्स को लेकर, रंगों को लेकर काफ़ी तरह के प्रयोग किए जाते थे, जिसने विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि के कलाकारों को आकर्षित किया। बड़ौदा समूह ने शांति निकेतन और बंगाल स्कूल से जुड़े राष्ट्रवाद का विकल्प भी पेश किया। अब इस गतिशील समूह का गठन 1957 में NS बेंद्रे के मार्गदर्शन में किया गया। इस समूह से जुड़े हुए जो प्रमुख कलाकार थे, उनका नाम था NS बेंद्रे, भूपेन खाखर, गुलाम मोहम्मद शेख, रतन परिमू, रेखा रोडवित्य, ज्योत्स्या भट्ट, विवान सुंदरम, KG सुब्रमण्यन और जयराम पटेल। ललित कला संकाय या फिर फैकल्टीज ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना 1949 बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में की गई, जिसका उद्देश्य समकालीन कला के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए स्थानीय कला विश्वविद्यालयों को एक विकल्प प्रदान करना था। इसका पाठ्यक्रम लिविंग ट्रेडिशन की अवधारणा के आसपास केंद्रित था। इसका कारण यह विचार था कि परंपराएं आधुनिक और समकालीन कला के लिए आवश्यक हैं और इसे सीखना चाहिए। यानी कि उनका मानना था कि जो पुराने समय से हमारी परंपराएं चल रही हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको हमें आज के समय में सीखना चाहिए, क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ ही एक लोक कला प्रदर्शनी और ललित कला मेले का भी आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत KG सुब्रमण्यन द्वारा की गई, जो कि एक शिक्षक और कलाकार थे। ललित कला मेले में छात्रों को सिखाने के लिए स्थानीय शिल्पकारों को बुलाया जाता था और साथ में जो स्टूडेंट्स थे उनको अलग अलग मीडियम्स और फॉर्म्स में काम करने के लिए बुलाया जाता। यह समकालीन कलाकार मृणालिनी मुखर्जी के लिए विशेष रूप से फलदायक साबित हुआ, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई उनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों की वजह से। अब इस मेले ने सुब्रमण्यन को टेराकोटा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया। अब 1962 और 1963 के बीच सुब्रमण्यन, उनके छात्रों की टीम और फैकल्टीज मेंबर की टीम ने मिलकर लखनऊ में रविंद्रनाथ ऑडिटोरियम के सामने की दीवार पर टेराकोटा टाइल्स की मदद से म्यूरल्स बनाए, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर को दर्शाता है। शिक्षक और छात्र के बीच इस तरह सहयोग ही बड़ौदा में पढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू था, जबकि माध्यम और सामग्री ने सुब्रमण्यम के लोक शिल्प और स्वदेशी संस्कृति पर जोर दिया। उनका झुकाव हमेशा से शिल्प कला और लोक कला की तरफ ही रहा है। अब ये जो वर्ड्स मैं बोलूँगा, ये उनके कहे हुए वर्ड्स हैं। इनको आप अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जो मैं बोलूँगा उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हमें मतलब भी समझ में नहीं आएगा। उनका कहना था कि ऐसे देश के भीतर सभी उपभोक्ता सामान को हाथ से बनाया जा सकता है, अगर घर में नहीं बनाया जाता तो। और मैं उद्यमी अर्थशास्त्रियों और सामाजिक योजनाकारों को मानता हूं कि उनकी आवश्यकता और व्यवहारिकता पर विश्वास किया जा सकता है। मेरे पास यह विश्वास करने का कारण है कि पारंपरिक उत्पाद प्रणालियों में से कुछ आज तक की सबसे अधिक कुशल और संवेदनशील संरचनाएं हैं, जिसके द्वारा मेरा मतलब केवल प्रौद्योगिक और उपकरण, सामग्री और पूंजी की वर्तमान उपलब्धता या बाजार की मांगे नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत जीवन प्रणाली के भीतर मानव व्यक्तिगत, मानव संपर्क और मानव शोधन का विकास है।
अब ये जो वर्ड्स हैं ये सुब्रमण्यम के द्वारा बोले गए हैं। अब इसके बाद आदिवासी परंपराओं और शिल्प से प्रेरणा लेने के अलावा बड़ौदा कलाकारों ने इन परंपराओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने में भी विश्वास किया है। यह इस बात से चिंतित थे कि लोक कलाएं खत्म हो रही हैं। ज्योति भट्ट ने भारत के आसपास के विभिन्न जनजातियों के जीवन और कला की तस्वीरें खींची, जिनमें कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ रबाबी लोग भी शामिल थे। अपनी यात्रा के माध्यम से भट्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात और बिहार सहित पूरे भारत की महिलाओं की कलात्मक परंपराओं की तस्वीरें खींची और उनका दस्तावेजीकरण किया। 1981 में कलाकार जोगन चौधरी, भूपेन खाखर, नालनी मालनी, सुधीर पटवर्धन, गुलाम मोहम्मद शेख, विवान सुंदरम ने अ पीस फॉर पीपल में भाग लिया। अब ये अ पीस फॉर पीपल एक एग्जीबिशन थी। अब यह प्रदर्शनी समकालीन कला और अलंकारिक कला पर केंद्रित थी। इस प्रदर्शनी ने भारत के कथात्मक कला के आंदोलन की शुरुआत की और कथात्मक भारतीय कला की वापसी की घोषणा कर दी। अब यह एब्स्ट्रैक्शन या फिर ये अमूर्तता से दूर थी जो कि 20वीं शताब्दी में बहुत हावी थी। और गीता कपूर ने समकालीन भारतीय कला में कथा के मूल्य पर एक तर्क दिया है। उन्होंने यह तर्क दिया था कि ऐतिहासिक भारतीय कला में कथा की केंद्रीयता बिल्कुल उस प्रकार है जैसे मंदिरों में वास्तुकला और मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। यानी कि जैसे कि मंदिरों में आर्किटेक्चर या फिर मिनिएचर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उसी तरह जो ऐतिहासिक भारतीय कला है उसमें कथा की केंद्रीयता भी उसी प्रकार है। अब यह नैरेटिव फिगरेटिव मूवमेंट भारतीय आधुनिक कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अब वहीं इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। द इंडियन रेडिकल पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स एसोसिएशन ने कथा की जो आदर्शवादी व्याख्या थी उसके खिलाफ क्वेश्चंस एंड डायलॉग्स नाम से एक एग्जीबिशन लगाई। इस विवाद के बावजूद नैरेटिव फिगरेटिव मूवमेंट भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण युग बना रहा, क्योंकि इसने सुधीर पटवर्धन, भूपेन खाखर और नालनी मालनी जैसे कलाकार के कैरियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायता की। तो अब तक हमने बड़ौदा नैरेटिव्स के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। तो अभी हम बात करेंगे इनकी एग्जीबिशंस के बारे में कि इन्होंने अपनी एग्जीबिशंस कहाँ कहाँ पर लगाई और कब लगाई, और इनमें पार्टिसिपेट करने वाले आर्टिस्ट या फिर कलाकार कौन थे। बड़ौदा समूह ने 1950 के दशक के मध्य और 1960 के दशक के मध्य बॉम्बे, महाराष्ट्र, श्रीनगर और विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य उस समय स्थापित और उभरते हुए कलाकारों को आगे आने का मौका देना था और उनके काम को दिखाना था। अब इस एग्जीबिशंस में जिन कलाकारों ने भाग लिया था उनके नाम इस प्रकार हैं। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, अगर आप नाम नोट करके रखना चाहे तो कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको नाम दिखाई दे जाएंगे और मेरे बोलने पर भी आपको काफ़ी नाम याद रह ही जाएंगे। नाम इस प्रकार हैं इनके: ज्योति भट्ट, NS बेंद्रे, फारूक कंस्ट्रक्टर, भूपेंद्र देसाई, किशोरी कौल, पद्मनी मनेरीकर, सुमेंद्र शाह, विनोद शाह, जिया संतोष, KG सुब्रमण्यन, GM शेख, हेमंत शाह, नरेंद्र आमीन, शैलेख दवे, त्रिलोक कौल, विनोद राय पटेल, जयंत पारेख, जयराम पटेल, ज्योति शाह, विनय त्रिवेदी, बालकृष्ण पाटिल और हसमुख मोदी। तो ये नाम थे। अभी हम बात करेंगे इनके एग्जीबिशंस के बारे में। इनकी जो पहली एग्जीबिशन थी वो इन्होंने लगाई थी 21 से 26 अप्रैल 1956 में, जो कि उद्यान सियाली बाग बड़ौदा में लगाई गई। अभी जो दूसरी एग्जीबिशन थी वो थी 23 से 31 मार्च 1957 तक, जो कि जहांगीर आर्ट गैलरी बॉम्बे में लगाई गई। थर्ड एग्जीबिशन थी वो थी 22 से 28 अक्टूबर 1958 को, जो बॉम्बे के धनराज महल में स्थित अलायंस पैकेज गैलरी में आयोजित की गई, जिसमें बड़ौदा समूह के 22 तेल चित्र पेश किए गए जो कि उन्हीं के कलाकारों ने बनाए थे। जो फोर्थ एग्जीबिशन है वो 3 से 10 दिसंबर 1959 बॉम्बे की जहांगीर आर्ट गैलरी में लगाई गई। और जो इनकी पांचवी और लास्ट एग्जीबिशन है वो 25 से 31 जनवरी 1961 बॉम्बे के ताजमहल होटल में रूपा गैलरी में लगाई गई।
तो ये थी पूरी जानकारी बड़ौदा नेरेटिव्स के बारे में, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इनके जो कलाकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। हर एक कलाकार के ऊपर एक वीडियो बनाई जाएगी, खासकर जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फाइन आर्ट्स के वो स्टूडेंट हैं जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कोरोना से बच के रहिए।